क्या ये पॉलिसी मेकर्स जो हैं आज से 3 साल पहले जो उन्होंने रेट डिसाइड किए और आज जो उन्होंने रेट डिसाइड किए हैं, क्या ज़्यादा टाइम डिफरेंस तो है नहीं? तो ये जो 3 इयर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये 3 साल पहले ऐसा नहीं सोच सकते थे जो आज सोच रहे हैं ये लोग? आपने दो मुद्दे उठाए हैं, दोनों मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि पब्लिक में टैक्सेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है जी, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, ये सच है। लेकिन दूसरा पहलू ये जो आप उठा रहे हैं कि इंडिया में टैक्सेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं तो वहाँ तो शायद इसका आंसर करना बहुत इजी होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ तो बहुत कुछ है। लेकिन अगर हम थोड़ा बैकवर्ड इलाके में चले जाते हैं, ऐसे इंडिया के ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर कैश के अलावा कुछ है ही नहीं और गवर्नमेंट की मजबूरी है। उन गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि उस चीज़ को वो दूर नहीं कर सकते। इस देश में एक परसेप्शन बनाया गया है कि गरीब आदमी टैक्स नहीं दे रहा है, मिडिल क्लास टैक्स नहीं दे रहा है, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे टैक्स नहीं दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन तो जीएसटी से हो रहा है और जीएसटी का डाटा कहता है कि बॉटम हाफ से ज़्यादा वो टैक्स कलेक्शन हो रहा है। तो क्या ये जस्टिफाइड है या जीएसटी को रैशनलाइज किए जाने की जरूरत है? फ़र्क सबसे ज़्यादा किसको पड़ता है? मिडिल क्लास को। और टैक्स इवेजन भी सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास करता है, क्योंकि और वो मजबूर भी है, कोशिश करता है, सोचता है कि मैं इवेजन करूं, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो जहां तक वो अपने आप को सेव करके, डरता भी है वो, ऐसा नहीं कि डरता नहीं है, डरता भी है। ये जो बार बार एक शब्द निकल कर आता है मिडिल क्लास, हमारी रिसर्च के अनुसार इंडिया में मिडिल क्लास अब एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ 3 क्लास रह गए हैं: एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी और रिच। रिलेटिव पॉवर्टी 5 से 30 लाख रुपए की जो सालाना इनकम है, जिसको कि बार बार मिडिल क्लास कहा जाता है। सबसे ज्यादा टैक्सेशन का बर्डन इसी के पास है। ये वो क्लास है जिसको ना तो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल रही है, ना उसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास की तरह, रिच क्लास की तरह गवर्नमेंट पैट्रोनेज मिल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर उस हिसाब से सपोर्टिव नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स आती भी हैं तो ज़्यादातर वो 70 to 80% लोअर पर्सनस के लिए आती हैं। अब जैसे कि कहते हैं कि जी नॉर्मली मेरे को सुनने में आता है न्यूज़ में कि भाई 80 CR पर्सनस को जी फ्री राशनिंग कर दी गई। तो मैं तो यही मानूंगा कि जो 80 CR जो लोग हैं पॉपुलेशन के, जो पार्ट है 80 CR का, वो टैक्स के पार्ट में नहीं आते। साल में 50 लाख से ऊपर अगर आप कमा रहे हैं तो आप इंडिया के टॉप 1% में हैं। इस डेमोग्राफी को रिच कहा जा रहा है। लेकिन आप सोच कर देखिए, एक सैलरीड इंसान जो 50 लाख रुपए के पैकेज पे है, उसकी टेक होम सैलरी कितनी है? रफली कोई 3 लाख रुपए। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहर में रहते हैं और आपने एक घर खरीद लिया है जहां कोई भी घर आज 1.5 करोड़ रुपए से कम में नहीं मिल रहा है और आप उसका ईएमआई दे रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस दे रहे हैं, क्या आप टॉप 1% में भी खुद को रिच फील करेंगे? कमाने वाला सिर्फ एक आदमी हुआ, हस्बैंड। कल को उस हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो उस केस में उस फैमिली के लिए सपोर्टिव क्या गवर्नमेंट खड़ी होती है? नहीं होती। अब आती है बात कि अगर उस हस्बैंड को यह पता हो कि कोई बात नहीं, आज मैं अर्न कर रहा हूं और अर्न कर कर जो मेरे पर टैक्स बनता है, जो टैक्स चार्ज होना चाहिए, वो मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि कल को मैं रहूं या ना रहूं, गवर्नमेंट मेरी फैमिली की टेक केयर करेगी। आम तौर पे जब इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात की जाती है, एक्सपेक्टेशन किया जाता है, तो हम लोग एक सवाल आज तक उठाते रहे थे कि हम इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तब मानेंगे जब पर कैपिटा इनकम में हम 3rd होंगे। आज एक बहुत अच्छा मुद्दा निकल कर आया है कि उस दिन भी मानेंगे जब हमें रिटर्न ऑन टैक्स में भी हम 3rd लार्जेस्ट होंगे। 3rd लार्जेस्ट